गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। वेलकम बैक टू सनराइज क्लासेस। बेटा, हम अपना सोशल साइंस में चैप्टर कर रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। उसमें हमने पढ़ा स्थल परिवहन, रेलवे परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है जल परिवहन। देखिए, भारत के लोग प्राचीन काल से ही समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। इससे नाविकों ने दूर और पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने के अनुकूल है, अर्थात भारी भरकम जो वस्तुएं हैं वो जल संचार, जल परिवहन के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंतरस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो अंतरस्थलीय नौसेना जलमार्ग है वो कितना लंबा है। तो ये अपना है 14,500 किलोमीटर। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। तो प्रश्न सेकंड बनता है कि कितना जो मार्ग है वो मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। तो ये 5,685 किलोमीटर जो मार्ग है वो मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। नेक्स्ट है अपना निम्न जल मार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। कौन कौन से जल मार्गों को देखिए। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य, हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है, नौगम में जल मार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने इसे जल मार्ग संख्या 1 के नाम दिया गया है। तो हमारा जो प्रश्न है वो बनता है कि जल मार्ग संख्या 1 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है तथा इसकी कुल लंबाई कितनी है। जो गंगा जल मार्ग है ये गंगा नदी पर है, इसलिए इसको गंगा जल मार्ग नाम दिया गया है। ये हल्दिया से इलाहाबाद तक है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट सेकंड वन देखिए, सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, इसलिए इसका ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग नाम रखा गया है। ये इसको जलमार्ग संख्या 2 के नाम से जाना जाता है और ये सदिया से धुबरी के बीच स्थित है। इसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि जो जलमार्ग संख्या 2 है वो कहाँ से कहाँ तक है, किस नदी पर है और इसकी लंबाई कितनी है। नेक्स्ट है अपना केरल तथा पश्चिमी तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चक्काकारम नहरें 205 किलोमीटर, नौगम में जलमार्ग संख्या 3। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि जलमार्ग संख्या 3 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। ये कोट्टापुरम से कोल्लम तक है और कहाँ पर स्थापित है, ये कुछ नहरों पर स्थापित है। ये उद्योग मंडल तथा चंपाकारा नहरें जो है उन पर बनाया गया है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 205 किलोमीटर है। नेक्स्ट अपना फोर्थ वाला जलमार्ग जो कि काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार है वहां पर फैला हुआ है और इसकी कुल लंबाई जो है 1078 किलोमीटर है। तो जो जलमार्ग संख्या है वो कहाँ से कहाँ तक है, काकीनाडा से पुडुचेरी तक। और कौन कौन सी नदियों पर है, ये गोदावरी और कृष्णा नदी पर है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 1078 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए, मातई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्रह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्रह्मणी नदी का विशेष विस्तार 558 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 के नाम से जाना जाता है। कुछ अन्य अंतर जल मार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इनमें मांडवी, जुआरी, कंबरजुआ, सुंदरवन, बराक, केरल का पश्च जल, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर अंतः जल मार्ग होता है।
इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। जो विदेशी व्यापार है वो पत्तनों के माध्यम से किया जाता है। देश का 95% व्यापार मुद्रा के रूप में, 88% समुद्रों द्वारा 68% समुद्रों द्वारा होता है। फिर है प्रमुख समुद्री पत्तन। भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख और 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि भारत की कुल समुद्री तटीय जो लंबाई है वो कितनी है, 7516.6। कुल समुद्री जो तटीय लंबाई है वो 7516.6 है। भारतीय समुद्री तट पर कुल कितने पत्तन हैं? भारतीय समुद्री तट पर 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। जो हमारे देश का विदेशों के साथ जो व्यापार होता है ना, ये 95% व्यापार इन पत्तनों के माध्यम से, इन समुद्री तटों के माध्यम से होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के कच्छ में कांडला पत्तन पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के कच्छ में कांडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। यहाँ पर बताया गया है कि जो कच्छ है गुजरात में को जो कच्छ नामक पत्तन है वो सबसे पहला पत्तन था जहाँ से विदेशी व्यापार किया जाता था। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन की कमी को पूरा करने और मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। जो कांडला पत्तन है वो मुंबई के दबाव को कम करता है तथा कराची जो कि पाकिस्तान में चला गया था उसकी पूर्ति करता है, क्षतिपूर्ति करता है। व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए था। कांडला जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। अब जो है क्वेश्चन शॉर्ट बनता है यहाँ पर कि किस पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है, तो कांडला पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। कांडला पत्तन जो है वो उसकी स्थापना की गई थी? कराची पत्तन की कमी की पूर्ति तथा मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए कांडला पत्तन की स्थापना की गई थी। ये एक जवारीय पत्तन है। कैसा पत्तन है? जवारीय पत्तन। एक जवारीय पत्तन का नाम बताइए। कांडला पत्तन। यस, क्वेश्चन बनता है बेटा, एक जवारीय पत्तन का नाम बताइए। कांडला पत्तन। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात संचालित करता है। हम जानते हैं कि जो गुजरात है उससे ऊपर जब हम राज्यों में जाते हैं, चाहे वो अपना गुजरात है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, इनके साथ तट नहीं लगते हैं, तो इनके जो उद्योग धंधे हैं उनका जो आयात निर्यात का जो कार्य है वो इसी पत्तन के माध्यम से होता है। मुंबई वृहत्तम पत्तन है। वृहत्तम मतलब काफ़ी बड़ा पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। पोताश्रय मतलब जहाँ पर पोत रुक सकते हैं। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया, जो पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान करता है। तो जो मुंबई पत्तन है उसके दबाव को कम करने के लिए उसके साथ एक और पत्तन ओपन किया गया है, वो उसे किस नाम से जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू पत्तन के नाम से। लो अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमागोवा पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में कौन सा पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है? मारमागोवा। ये गोवा में है बेटा। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा अर्थात 50% जो लौह अयस्क है वो यहीं से निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलोर प्रमुख पत्तन है। न्यू मंगलोर जो है वो कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात यहीं से किया जाता है। किससे? न्यू मंगलोर पत्तन से। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन है। कोची जो है वो केरल के जो तटीय जो क्षेत्र है उसमें है। यह एक लगून के मुहाने पर स्थित है, एक प्राकृतिक पोताश्रय है। लगून क्या होती है? खारे पानी की झील। ये जो पत्तन है, कौन सा पत्तन लगून के मुहाने पर स्थित है? कोची जो पत्तन है वो एक लगून या खारे पानी की झील के मुहाने पर स्थित है। लगून किसे कहते हैं? खारे पानी की झील को लगून कहते हैं। आगे देखिए, पश्चिमी तट के साथ
तमिलनाडु में दक्षिणी पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पत्तन है। कहाँ पर है? तूतीकोरन पत्तन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन बनता है बेटा ये। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है। पोताश्रय मतलब पोतों के आश्रय का स्थान है। तो यहाँ पर पूछ लिया जाए दो प्राकृतिक पोताश्रयों का नाम बताइए, तो क्या बता सकते हैं हम? तूतीकोरन और इससे पहले वाला जो आया है अपना कोची, ये प्राकृतिक पोताश्रय हैं। इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है, अतः यह पत्तन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। तो ये पूछ लिया जाए शॉर्ट क्वेश्चन कि हमारे देश का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन कौन सा है? तो चेन्नई अर्थात मद्रास के नाम से जिसे पहले जाना जाता था। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। मुंबई जो है वो सामान के जो व्यापार में पहला प्रथम स्थान रखता है, जबकि जो चेन्नई है वो सेकंड स्थान रखता है। विशाखापट्टनम स्थल से गहरा और सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में यह पत्तन लौह अयस्क निर्यात के रूप में विकसित किया गया था। ओडिशा में स्थित पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है। कौन सा पत्तन अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है? कोलकाता। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृहत व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। जवारीय पत्तन होने के कारण यह हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। हुगली के तलछट के जमाव से इसका निर्माण हुआ है और इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो कोलकाता पत्तन के बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिए किस पत्तन की स्थापना की गई है? तो यहाँ पर हल्दिया पत्तन की स्थापना की गई है। फिर नेक्स्ट है अपना वायु परिवहन। आज वायु परिवहन जो हम जानते हैं कि वायु परिवहन जो है तीव्रतम अर्थात बहुत ही तेज गति से आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन के साधन के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही अति दुर्गम स्थानों जहाँ पर हम जो है सड़क, रेल आदि के माध्यम से नहीं जा सकते, जैसे ऊंचे पर्वत, मारुस्थल, घने जंगल, लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है वायु परिवहन के माध्यम से। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषम में सोचें, जहां बड़ी बड़ी नदियां हैं, विच्छिन्न धरातल है, घने जंगल हैं, निरंतर बाढ़ आदि आना वहां पर एक सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने इसे अधिक अभिगम्य बना दिया है, अर्थात हवाई यात्रा के माध्यम से वहां पर आया और जाया जा सकता है। जो अपने पूर्वी राज्य हैं वहां पर जो है अत्यधिक मात्रा में हम जानते हैं कि वहाँ नदियां प्रवाहित होती हैं, वहाँ अत्यधिक जंगल हैं, वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर जो स्थल हैं वो दुर्गम हैं और उन दुर्गम स्थलों को सुगम केवल हवाई यात्रा के माध्यम से ही बनाया जा सकता है। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों वायु सेवाएं प्रदान करती एयर इंडिया। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में व अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। तो बेटा ये मैप के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें आपका क्या बताया है? प्रमुख पत्तन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। तो हमने जो है क्या करना है, अपने यहाँ पर प्रमुख पत्तन बताए गए हैं कि कौन कौन से समुद्री पत्तन, जो 12 प्रमुख समुद्री पत्तन हमें बताए गए थे। इसके अलावा हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यहाँ पर बताए गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हमारे कहाँ कहाँ पर है। तो ये मैप हमें फिल करना है और अपनी नोटबुक में पेस्ट भी करना है। सबसे पहले देखिए अमृतसर में आपको दिखाया गया है अपना अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। उसके पश्चात दिल्ली में, मुंबई में,
हवाई पत्तन जो है वो अपने स्थापित है। फिर है तिरुवनंतपुरम में। तो इस तरह से जो ये हवाई पत्तन और इसके अलावा अपने समुद्री तट के साथ साथ पूरे जो है वो बताए गए हैं आपको अपने समुद्री पत्तन। तो ये मैप फिल कर लेना है और इसमें हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम बताइए, ये हम अपना यहीं तक आज कंप्लीट करेंगे। लेफ्ट जो है वो कल करेंगे। और यहाँ तक आपको जो बता दिया गया है इसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इन बिटवीन, वो सब करते हुए आपको आगे बढ़ना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।